नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। गणेश उत्सव हर साल महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार अब दिल्ली में भी बड़े बड़े पंडालों में धूमधाम से मनाया जाने लगा। बड़े बड़े पंडालों से शुरू हुए इस त्योहार ने अब घरों में बने मंदिरों में भी जगह बना ली। पूरे 10 दिन चलने वाले त्योहार को लोग बहुत श्रद्धा से मानने लगे। भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करते और भक्ति भाव से उनका पूजन करते। लोग अपने श्रद्धा के अनुसार उन्हें एक दिन, 2 दिन या फिर पूरे 10 दिनों तक उन्हें अपने घर में स्थापित करके अंतिम दिन धूमधाम के साथ रंग खेलते हुए उनका विसर्जन करते। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर आना। आंखों में आंसुओं के साथ बप्पा की विदाई के साथ अगले साल आने की उम्मीद जगाते हुए बप्पा के विदाई की ये बेला सभी को भावुक कर देती। कृष्णा नहर को गणपति उत्सव के शुरू होने से पहले ही साफ करके पानी से लबालब भर दिया जाता था। नहर के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर चेतावनी भी लिखी हुई थी, नहर गहरी है, पानी में ना उतरे। फिर भी आसपास के गांवों के बच्चे नहर की पुलिया पर चढ़कर नहर में डुबकियां लगाते रहते। उस दिन गणपति विसर्जन का दिन था। पानी बहुत गहरा था। विसर्जन करने आए लोग खुद पानी में ना उतरकर लड़के जिन्हें विसर्जन करने का अनुभव था अपने गणपति को उन्हें सौंप देते थे। वो पानी में उतरकर गणपति को विसर्जित करते थे। उस दिन सब कुछ अच्छे से हो रहा था। पानी में करंट नीचे इतना तेज होगा इसकी कल्पना शायद उनके साथ किसी ने भी नहीं की होगी। जैसे ही गणपति जी को हाथों में लेकर नीचे नहर में उतरे, उनके पैर उखड़ गए और वो पानी में डूबने लगे। नहर के बाहर खड़े लोगों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि वो खतरे में है। ढोल नगाड़े के चलते उनकी बचाओ बचाओ की आवाजें वहीं दब गई। जब तक लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया, 5 में से सिर्फ 2 लोग को ही बचाया जा सका। 3 लोगों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। पुलिस, फायर ब्रिगेड, गोताखोरों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। कहानी यहाँ से शुरू होती है। फरवरी का महीना था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। पति के बिजनेस पार्टनर मुकेश और उनकी पत्नी मीरा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें हम भी शामिल थे। पार्टी दिल्ली करनाल हाईवे पर स्थित उन्हीं के फार्म हाउस में होनी थी। फार्म हाउस दिल्ली के बॉर्डर के आखिरी छोर पर था। अंदर फार्म हाउस तक जाने के लिए थोड़ी दूर तक तो पक्की सड़क थी, पर आगे का रास्ता बहुत कच्चा था। मेन रोड से अंदर का फासला भी 5 किलोमीटर था। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत थे, जिनके बीच में से निकलकर हम सभी को जाना था। रात के समय सड़क पर रोशनी नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई और होता तो शायद मैं इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलती, पर मुकेश और मीरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं थे, उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। रात को पार्टी देर तक चलनी थी, इस बात को हम जानते थे। रात के समय निशांत को चलने के लिए मैंने खुद से ड्राइव करने को मना कर दिया। हमने अपने ड्राइवर बलदेव को अपने साथ ले लिया। खैर, किसी तरह हम दोनों वहां पर पहुंच गए। देर रात तक पार्टी चलती रही। सभी ने खूब मजे किए। पार्टियों में शराब पानी की तरह चलती है। पीने के बाद ना किसी को समय का होश रहता है और ना घर जाने की जल्दी। सिर्फ औरतें और छोटे बच्चे ही होते हैं जिन्हें घर जाने की जल्दी होती है। पर अगर पतिदेव अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में क्लाइंट के साथ बैठकर 2 पैग पी रहे हैं तो उन्हें बीच में से उठाने का जोखिम तो कोई भी पत्नी नहीं कर सकती। रात के 2 बज चुके थे। निशांत को घर चलने के लिए कहा। सबसे विदा लेते लेते हमें 2:30 बज चुके थे और हाईवे पर पहुंचते हुए 3। अभी 2 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं की थी कि बलदेव ने कार में जोर से ब्रेक लगाई। निशांत, जो उस समय नींद के झोंके में था,
उनका सिर बुरी तरह से छत से टकरा गया। झटका मुझे भी लगा। मैंने अगली सीट पर गिरने से खुद को बचा तो लिया, पर मेरी कलाई इस झटके को सहन ना कर पाई। बलदेव कार से बाहर निकलकर देखने लगा आखिर माजरा क्या है। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, दूर दूर तक खड़े कारों और ट्रकों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। निशांत ने मुझे कार को अंदर से लॉक करने को कहकर बलदेव के साथ थोड़ा और आगे जाकर देखने लगा। दूसरी कारों और ट्रकों के ड्राइवर भी अपनी गाड़ियों से उतरकर सड़क पर खड़े हो गए। आधा घंटा बीत गया, एक भी कार वहां से नहीं हिली। निशांत गूगल मैप खोलकर कोई और रास्ता देखने लगा। आप कहीं भी फंसे हो, गूगल आपको घर तक पहुंचा ही देगा। जब तक हमने ये सब सोचा, हमारे पीछे भी गाड़ियों की लाइन लग गई। इतने लोगों को सड़क पर देखकर लग रहा था, क्या महानगरों में रफ्तार थमती है? दिन हो रात हो, हर वक्त आपको सड़क पर भीड़ ही मिलेगी। बलदेव को गाड़ी मोड़ने के लिए निशांत ने कहा और खुद सड़क पर खड़े होकर पीछे की गाड़ियों को हटाने के लिए कहने लगा। हमें गाड़ी मोड़ते देख पीछे वाली गाड़ियां मुड़ने लग गई। गूगल हमें जैसे रास्ता दिखा रहा था, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। हाईवे खत्म हो गया था। हम उसी के बताए निर्देश पर बाएं हाथ की तरफ मुड़ गए। पक्की सड़कें फिर पीछे छूट गई थी और कच्चा रास्ता शुरू हो गया था। रोशनी हमें सिर्फ आसमान में चमकते हुए चांद और तारों से मिल रही थी। कहने को हम दिल्ली के आसपास ही थे। कच्ची सड़कों पर झटके खाते कमर का बुरा हाल हो चुका था। हम कहाँ थे ये हमें भी पता नहीं था। गूगल पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम चेक किया तो अभी भी 1 घंटा 25 मिनट और दिखा रहा था। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साहब, आप चिंता मत करो। तेरे होते किस बात की चिंता बलदेव? तभी तो तेरी मैडम तेरे बिना घर से बाहर नहीं निकलती। साहब जी, मैडम जी भी अपनी जगह ठीक है। आजकल का माहौल ही इतना खराब हो चुका है। साहब जी, मुझे लगता है पिछला टायर पंचर हो गया है। बलदेव, तू गाड़ी चलाता रह, जो देखना होगा घर जाकर देखेंगे। इस सुनसान इलाके पर गाड़ी रोकना ठीक नहीं। अगर आगे कोई मैकेनिक की दुकान नजर आई तब देखेंगे। निशांत ने बलदेव से कहा। साहब जी, आगे कोई ढाबा नजर आ रहा है। ठीक है, पर कार एकदम से नहीं रोकना, स्पीड थोड़ी कम कर लेना, पर चलते रहना। नीरा साथ में है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नीरा, जब मैं कहूं तो तुम नीचे झुक जाना। कार ढाबे के पास पहुंचने ही वाली थी। निशांत का इशारा मिलते ही मैं नीचे झुक गई। ढाबे के सामने 4 लोग चारपाई पर बैठकर शराब पी रहे थे। हमारी कार की रोशनी को उन्होंने दूर से ही देख लिया था। हमारा रास्ता रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच उन्होंने ड्रम रखे हुए थे, जिसे बलदेव ने दूर से ही देख लिया था। बलदेव ने ढाबे के पास पहुंचने से पहले ही कार की स्पीड बढ़ा दी। उसे ये सब निशांत को भी बताने का समय नहीं मिला। सब कुछ चंद सेकंडों में हो गया। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वहां रखे ड्रम गाड़ी से टकराने के बाद उड़ते हुए नजर आए। पीछे मुड़कर निशांत ने देखा, वो चारों हमारी गाड़ी के पीछे भागे। 2 आदमी अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर हमारा पीछा करने लगे। पीछा करते हुए उसने अपनी बंदूक से हम पर फायरिंग शुरू कर दी। हम कार में नीचे झुककर बैठ गए। फिर भी एक गोली हमारी कार की बॉडी से भी टकराई, पर हम सभी बाल बाल बच गए। बलदेव कार को कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर चला रहा था। वो मोटरसाइकिल पर सवार भी पूरी कोशिश कर रहे थे हम तक पहुंचने की, पर बलदेव ने उस दिन उन्हें पछाड़ दिया। इस तरह बलदेव को ऐसे कार चलाते मैंने पहली बार देखा था। वैसे ऐसे हालात हमें पहले कभी मिले भी नहीं। गूगल के हिसाब से हमें घर पहुंचने में 1 घंटा अभी भी था, यानी कि हम अपने घर से अभी भी काफी दूर थे। निशांत ने अब स्पीकर ऑन करके फोन उसे पकड़ा दिया ताकि बलदेव खुद ही आगे का रास्ता देखता रहे। 500 मीटर के बाद फिर दाएं हाथ को मुड़ते हुए 1 किलोमीटर तक ऐसे ही चलते जाना था। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट हमें दूर से ही नजर आने लगी। साहब जी, लगता है हम तो फिर से हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पूरी तरह गूगल को फॉलो करते आ रहे हैं। साहब जी, जब घर पहुंचने का रास्ता ही एक है तो वो हमें कैसे किसी और रास्ते से घर पहुंचा देता है? यानी हमें अपनी गाड़ी को मोड़ना ही नहीं चाहिए था। और हम फिर एक बार घूम फिर कर हाईवे पर पहुंच गए। हम अंदर ही अंदर ना जाने किन भूल भुलैया में घूमते रहे। हाईवे पर लगा जाम भी खत्म हो चुका था। रास्ता खाली देख बलदेव ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
हमारी कार विशाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग के सामने से गुजर रही थी। मानसी, नहर से हम 500 मीटर की दूरी पर होंगे। साहब जी, सड़क के बीचों बीच बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे इतनी रात में, वो भी हाईवे पर खेल रहे हैं। ये बात ना निशांत और ना ही मुझे हजम हो रही थी। साहब जी, बच्चे ही हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या किया? उन्होंने तो नहर में छलांग लगा दी है। बलदेव, गाड़ी सड़क के किनारे रोक दो, नीचे उतर कर देखो, वो किसी मुसीबत में ना हो। निशांत, इतनी रात को कौन से बच्चे नदी में नहाने जाते हैं? अरे क्या पता आसपास ही रहते हो, खेल खेल में किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अब शहर यहाँ से कौन सा दूर है, तुम बेकार में इतना डरती हो। निशांत, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा। पिछले 2 घंटों से हमारे साथ हो रहा है, उसके बावजूद आप ये सब कह रहे हो। तो कार को एक तरफ रोक दे बलदेव। तुम्हें इतना डर लग रहा है तो हमारे उतरने के बाद कार को अंदर से लॉक कर लो। वाह, क्या बात कही। तुम कार के बाहर रहो और मैं कार को लॉक कर दूं। जो करना है जल्दी करो, मैं बहुत थक भी चुकी हूँ। हमारी बातों के बीच बलदेव कार को सड़क के किनारे रोक चुका था और वो दोनों कार से उतरकर नहर के पास जाकर खड़े हो गए। नीचे पानी एकदम शांत था, वहां कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी को वहां ना देखकर वो दोनों कार की तरफ वापस आने लगे। एकाएक नहर के पानी से आवाजें आने लगी। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना। वो दोनों फिर वापस मुड़कर नहर के पानी में देखने की कोशिश करने लगे, पर फिर कोई नजर नहीं आया। नीचे कोई है? कौन है वहां? निशांत ने आवाज लगाई, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। दोनों फिर कार की तरफ मुड़े। नहर के नीचे से फिर आवाज आई, गणपति बप्पा मौर्या, अगले बरस तू जल्दी आना। जैसे ही वो दोनों मुड़ते आवाजें आनी शुरू हो जाती। बलदेव और निशांत काफी देर वहां खड़े होकर नहर के पानी में देखते रहे, पर वहां कोई नहीं था। हार कर दोनों कार की तरफ आने लगे। कार की छत पर कुछ पड़ा हुआ था। निशांत ने उठाकर देखा, छोटे से गणेश जी की मूर्ति थी। उसे उठाकर उन्होंने मूर्ति मुझे पकड़ा दी। इसे भगवान का चमत्कार मानकर उसे हम अपने साथ ले आए और थोड़ी ही देर के बाद हम ठीक ठाक घर पहुंच गए थे। बलदेव भी अपने क्वार्टर में सोने चला गया। निशांत तो बिना कपड़े बदले ही सो गया। सिर्फ मैं थी जो अभी तक जाग रही थी। मैंने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को हाईवे पर ट्रेवल नहीं करूंगी। सुबह मैं फिर जल्दी उठकर उस मूर्ति को देखने लगी। गणेश जी की मूर्ति का हमें यूं रात के अंधेरे में मिलना किस बात की तरफ इशारा कर रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी। पर उस मूर्ति को मैंने अपने घर के मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया और सोच लिया था कि मैं उनका विसर्जन कभी नहीं करूंगी। इस घटना को काफी दिन बीत चुके थे। उड़ती उड़ती कुछ खबरें भी सुनी मैंने। उस नहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 बच्चे डूब गए थे और अक्सर रात के समय लोगों को उस जगह पर वो 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो उन्हें देखकर रुक जाते हैं। उन्हें वो बच्चे गणेश जी की मूर्ति भेंट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आज 2 साल बाद आशीष की दादी आशीष के पास बेंगलोर आई थी। आशीष अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता नहीं थे तो बचपन से वो दादी के पास ही रह रहा था, अपने चाचा चाची के घर राजस्थान के एक छोटे से गांव में। ऐसा नहीं था कि उसके चाचा चाची उसे प्यार नहीं करते थे, वो भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उसे उसकी दादी करती थी। जब आशीष बड़ा हुआ तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो जयपुर आ गया और हॉस्टल में रहने लगा। पढ़ाई के मामले में वो बहुत ही होशियार था। जी तोड़ मेहनत के बाद उसे बेंगलोर में एक फाइनेंस की कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसने वहीं एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और वहीं रहने लगा। उसने दादी को भी यहाँ बुलाने की कोशिश की, लेकिन दादी नहीं आई। आज 2 साल बाद दादी बेंगलोर में उसके पास रहने आई थी। एक दिन आशीष ऑफिस गया हुआ था। उस समय दादी कॉलोनी में ही नीचे घूम रही थी। पास ही एक सब्जियों की दुकान थी, तो दादी ने सोचा क्यों ना अपने बच्चे के लिए ताजी सब्जियां ली जाए, ताकि जब तक वो यहाँ आए उसे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाई जाए। दादी सब्जी लेने गई और उससे मोल भाव करने लगी। रे छोरे, यू घियो क्या दियो?
दादी ने अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हुए पूछा, यानी कि ए लड़के, ये लौकी कैसे दी? वो सब्जी वाला भी राजस्थान का ही था, तो उनकी भाषा समझ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वहां खड़ी एक लड़की, जिसने लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था और बाल खुले कर रखे थे, वो बोली, दादी आप क्या बोल रही हैं? यहाँ घी नहीं मिलता, वो तो सामने किराने की दुकान पर मिलेगा। दादी उसे घूरने लगी और मुंह बिगाड़कर धीरे से बोली, चुड़ैल कठी की, यानी कि चुड़ैल कहीं की। यह कहते हुए फिर से उस दुकान वाले से सब्जी खरीदने लगी और ताजी सब्जियां खरीदी और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। भैया, ये दादी माँ आपको घी के बारे में क्यों पूछ रही थी? वो लड़की जिसका नाम आशिमा था, उसने पूछा। अरे बिटिया, वो घी के बारे में नहीं, घिया यानी कि लौकी के बारे में पूछ रही थी। मारवाड़ी में लौकी को घिया बोलते हैं। वो राजस्थान से आई हैं, सब्जी वाले ने समझाया। अच्छा अच्छा, वैसे ये है कौन दादी माँ? आज पहली बार ही इन्हें देखा है यहाँ। जाती हुई दादी माँ को देखते हुए पूछी। अरे वो है ना आशीष बाबा, उनकी दादी हैं। 2 दिन पहले ही राजस्थान से आई हैं। सब्जी वाले का बताना हुआ कि आशिमा वहां से गायब। दादी माँ, लाइए ये सामान मैं पहुंचा देती हूँ। यह कहती हुई आशिमा दादी माँ के पीछे दौड़ती आई और दादी माँ के हाथ से सामान लेने लगी। हट हट, दूर हट मेरे से, मैंने डरा दियो चुड़ैल कठी की। दादी कहती है कि हट दूर हट, मुझे डरा दिया चुड़ैल कहीं की। यह कहती हुई दादी माँ ने उससे सामान छीना और फ्लैट में चली गई। कुछ ही देर बाद दादी ने बालकनी से नीचे झांका तो देखा आशीष आसिमा से हंस के बातें कर रहा था। अरे, मेरा आशीष इस चुड़ैल से बातें कर रहा है? हे भगवान, मेरे आशीष को इस लंबे बालों वाली चुड़ैल से बचाना। ये लड़कियां अपने बाल खुले रखती हैं, तभी तो इनमें चुड़ैल घुस जाती है। खुद में ही बड़बड़ाती हुई दादी माँ ने अपने बटुए पर से एक चौक का टुकड़ा लिया और आशीष और आसिमा को आते देख फ्लैट से बाहर निकली और दरवाजे पर लिख दिया नालेवा। कुछ ही देर में वो दोनों फ्लैट के पास आई। पास ही की खिड़की से दादी माँ चुपके से उन दोनों को देख रही थी। आशिमा नालेबा लिखे हुए को देखने लगी। आशीष, ये नालेबा क्यों लिखा है और ये क्या है? सवालिया नजरों से आशीष को देखते हुए पूछी। पता नहीं यार, दादी माँ आई हुई है तो उन्होंने ही लिख दिया होगा। चलो ये सब छोड़ो और तुम अंदर जाओ, दादी से मिलवाता हूँ। यह कहता हुआ आशीष दरवाजा खटखटाने लगता है। नहीं आशीष, रहने दो, अभी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। यह कहते हुए आशिमा चली गई। ये जरूर चुड़ैल होगी, इसलिए भाग गई। अच्छा है, मेरा आशीष बच गया। यह कहती हुई दादी आई और दरवाजा खोल आशीष को अंदर ले आई। रात का खाना खाने के बाद दादी आशीष के सर पर तेल की मालिश कर रही थी। तभी, दादी मुझे कल सुबह कहीं जाना है, कंपनी का काम है, तो परसों सुबह तक वापस आ जाऊंगा। आशीष दादी को देखते हुए बोला। हाँ हाँ बेटा, कंपनी का काम है, नहीं रोकूंगी, तू जा। आशीष को जाने का बोलकर मन ही मन बोलती हुई दादी मुस्कुराने लगी। दूसरे दिन आशीष आशिमा के साथ ही बेंगलोर के पास एक गांव कुट्टा के लिए निकल गए, जिसके चारों ओर पहाड़ियां थी। यह आशीष की कंपनी की तरफ से एक टूर था, जिसमें वो 7 जने जा रहे थे। आशिमा आशीष की दोस्त होने के साथ साथ उसकी कंपनी में ही काम करती थी। कुट्टा गांव में लोग अक्सर कावेरी नदी के तट पर घूमने और रिलैक्स करने आते हैं। ये गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ घूमने की बहुत खूबसूरत जगह है। आशीष और बाकी सब यहाँ के लिए सुबह ही निकल गए थे। 5 घंटे का सफर था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक लॉज बुक करवाया और वहां कुछ देर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद आराम कर वो सब गांव घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते वो लोग वहां के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गए थे। घूमते घूमते अचानक ही आशिमा की नजर वहां के घरों पर गई। वहां सब घरों के दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ था। आशिमा चौंक गई। आशीष, ये देखो, जो तुम्हारी दादी माँ ने लिखा था वो यहाँ भी लिखा हुआ है, नालेबा। और यहाँ तो लगभग सभी घरों में यही लिखा हुआ है। हैरानी से आशीष को देखती हुई आशिमा बोली। हाँ, मैंने दादी माँ से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि अपनी कॉलोनी में ही रहने वाले सुहास की सास उसके पास रहने आई है। तो उन्होंने दादी को बताया कि भटकती आत्माओं और चुड़ैलों को भगाने के लिए वो लोग अपने घरों में ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कल आना, यानी जब चुड़ैल ये नालेबा पढ़ती है तो कल आना ये भ्रम समझकर वो चली जाती है। कहा जाता है कि ये चुड़ैल सिर्फ
आदमी और लड़के लोगों को ही उठाकर ले जाती है, फिर इन्हें खाकर उनके कपड़े घर के सामने फेंक जाती है। यह कहते हुए आशीष चुप हो गया। कुछ देर तो आशिमा उसे देखती रही, फिर बोली, तो तुम्हारी दादी माँ को किस चुड़ैल का डर है? तुम्हारा? आशीष हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। वाट? मेरा? मेरा क्यों? क्या मैं उन्हें चुड़ैल दिखती हूँ? थोड़ी हैरानी और थोड़े गुस्से में आशिमा बोली, हाँ शायद लगती ही हो, क्योंकि दादी को हर वो लड़की चुड़ैल दिखती है जो अपने लंबे काले बाल खुले रखती है। यह कहते हुए आशीष हंसने लगा। यू आशीष? यह कहते हुए आसमा आशीष को मारने के लिए दौड़ी। कुछ देर तो वो दोनों इधर उधर दौड़े, लेकिन फिर भागते भागते वो पहाड़ी के दूसरी साइड जा पहुंचे। वहां पर बड़े बड़े विशाल पेड़ थे और एक मनहूसियत सी खामोशी छाई हुई थी और अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। लेकिन आशीष और आसिमा अपनी ही मस्ती में यहाँ वहां दौड़ रहे थे कि अचानक आशीष और आसिमा दोनों ही एक साथ एक गड्ढे में जा गिरे। गिरने के बाद वो उठे और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि अचानक आशिमा की हंसी रुक गई और मुस्कुराहट की जगह एक डर ने ले ली। क्या हुआ आशी? तुम घबरा क्यों रही हो? आशीष ने आसिमा को घबराते हुए देखकर पूछा। वो बहुत ही मुश्किल से आशिमा के मुंह से शब्द निकले और उसने आशीष को पीछे देखने का इशारा किया। जैसे ही आशीष पीछे देखा तो एक बार वो भी डर गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। दूसरी तरफ उसी गड्ढे में बहुत से टूटे फूटे नर कंकाल पड़े थे और कहीं कहीं मांस के लोथड़े और खून ही खून बिखरा पड़ा था और एक इंसानी हाथ भी पड़ा था जो सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। ये तो इंसानों के हैं। आशीष, ये सब यहाँ कैसे? मतलब इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने खाया हो। डरती हुई सी आशिमा बोली। आशिमा को इतना भयभीत देखकर आशीष उसे गड्ढे से बाहर ले आया और उसे वापस गांव की तरफ ले जाने लगा कि तभी उन्हें एक जगह से चपर चपर की आवाज आई। आशीष, सुना तुमने ये आवाज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आशिमा उस आवाज को सुनती हुई बोली। दोनों ही उस तरफ धीरे धीरे चुपचाप बढ़ते गए। देखा तो एक पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा सा साया था जो एक इंसानी शरीर को फाड़ कर खा रहा था और एक भयंकर सी आवाज निकाल रहा था। उसे देखकर आशिमा की चीख निकल गई, लेकिन समय रहते आशीष ने उसका मुंह बंद किया और अपने साथ उसे खींचकर ले गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से गांव आ गए। वहां आकर उन्होंने गांव के लोगों से उस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रात को कोई साया आता है, यानी कोई चुड़ैल आती है। ये सुनकर उन सबके साथ आई एक लड़की हंसने लगी। अरे दीदी, आप हंसिए मत, ये सच है कि यहाँ चुड़ैल आती है और हर रात आती है। आपको यकीन ना हो तो आज रात यहीं पर रहकर देखो। वहां खड़े एक लड़के ने कहा। नहीं, मुझे इन सब पर यकीन नहीं। यह कहते हुए वो लड़की और बाकी सब ऑफिस वाले वहां से चले गए। एक और लड़का प्रभात वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और कुछ सोचने लगा। लेकिन आशिमा और आशीष सिद्धू को देखते रहे। आप दोनों आज मेरे घर चलिए, वहां मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे अलावा कोई नहीं है, और आज रात वहीं रुककर देखिए, पता चल जाएगा। उस लड़के ने जिसका नाम सिद्धू था उसने कहा। दोनों इसके लिए तैयार हो गए। बाकी दोस्तों को भेजकर वो दोनों सिद्धू के घर चले गए। शाम से रात हो गई। रात को उन दोनों ने सिद्धू के घर पर ही खाना खाया, फिर आराम करने चले गए। लगभग आधी रात को अचानक ही दूर पहाड़ी से भयंकर आवाजें आने लगी थी। जानवरों के चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। लगता है वो आ रही है, सिद्धू ने थोड़ा डरते हुए कहा। आशिमा और आशीष भी डर गए थे। लेकिन ये है कौन सिद्धू भाई? क्या कहानी है इसकी? आशिमा ने सिद्धू को देखकर पूछा। बहुत बड़ी कहानी है बिटिया, मैं बताती हूँ। यह कहते हुए सिद्धू की माँ बोली और उस चुड़ैल की कहानी बताने लगी। आज से 30 साल पहले की बात है। इस गांव में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। आदमी लोग औरतों को अपनी जागीर समझते थे और उन्हें बहुत मारते भी थे। गांव की लगभग सारी औरतों के शरीर पर मारपीट के निशान थे। वहीं उसी गांव में एक बाल विधवा थी, बहुत सुंदर। वो चूड़ी बेचने का काम करती थी और घर घर जाकर चूड़ी बेचा करती थी और औरतों को मर्दों के खिलाफ आवाज उठाने को बोला करती थी। लेकिन कई दिनों से जब भी वो किसी के घर जाया करती थी
तो उसे वहां औरतों के दर्द भरी चीखें सुनाई देती थी और उन्हें मारने की भी। ये सब सुनकर उसका दिल पसीज उठता और वो उनका दरवाजा खटखटाने लगती। तो कभी कोई औरत या कभी कोई आदमी दरवाजा खोलते और उसे कल आना कहकर दरवाजा बंद कर देती। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया। उसे लगता था कि शायद वो उन औरतों को बचा सके। पतियों से मार खाना भी उस टाइम में औरतें अपना धर्म माना करती थी। उन्हें लगता था कि पत्नियों से मार खाना उनका सौभाग्य है। इसलिए उन औरतों ने ही अपने घर के दरवाजों पर नालेबा यानी कि कल आना लिखना शुरू कर दिया और उसे भी बोल दिया कि जब वे लिखा हो तो समझ लेना कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब का उस पर बुरा असर हुआ। वो चूड़ी वाली गांव के सभी मर्दों से नफरत करने लगी थी। एक दिन गांव के ही लोग अपनी चौपाल लगाकर बैठे थे और उसी चूड़ी वाली की बात कर रहे थे कि ये हमारे घरों के मामलों में दखल देती है, उसे कैसे सुधारा जाए। हाँ भाई, सही कहते हो, हमारी मेहरारू, हम चाहें जो करें उनके साथ, मारे पीटे या प्यार से रहें। अरे वो कौन होती है दखल देने वाली, एक आदमी ने कहा। हाँ यार, सही कहते हो, उसका तो पति है नहीं तो माथे चढ़ रही है। अरे इन औरतों का यही रोग तो नहीं सुहाता, थोड़ा बहुत मार लो इन्हें तो दिन में तो शांति से रहती ही हैं और रात भी शांति से गुजर जाती है। यह कहते हुए एक इंसान जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर सब लोग भी हंसने लगे। तभी वो चूड़ी वाली वहीं से गुजरी। सब गांव के आदमी उसे ही देखने लगे। वैसे ये चूड़ी वाली लगती बहुत खतरनाक है, कुछ भी कहो, अपनी बीवियों से ज्यादा कहर ढाती है। यह कहते हुए एक आदमी वहां से उठा और चूड़ी वाली के पीछे जाने लगा और पीछे मुड़कर बाकी को भी बुला लिया। ये लोग 15 जने थे, वो सब उसके पीछे हो लिए। चूड़ी वाली को एहसास हो गया था कि कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर कहाँ तक भागती वो। उन आदमियों ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाती उससे पहले ही उसकी चुनरी से उसका मुंह बांध दिया और बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। जब वो बेहोश हो गई तो पास ही एक गड्ढे में उसे फेंक दिया और उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया। उसके मरने के बाद कुछ ही दिनों में एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, मैं आ गई हूँ, इस गांव के सारे मर्दों को खा जाऊंगी। बस फिर क्या था, यहाँ मौत का तांडव शुरू हो गया। यहीं के एक पंडित ने बताया कि सब लोग अपने घरों में नालेबा लिखना शुरू करो, इस टोटके से वो चुड़ैल यहाँ नहीं आएगी। उसने अपने कातिलों को तो मार दिया, लेकिन फिर वो छोटे बच्चों को भी उठाकर ले जाने लगी थी। वो अब एक प्रेत का रूप ले चुकी है जिसकी मुक्ति संभव नहीं है। यह बताते हुए सिद्धू की माँ चुप हो गई। आशीष और आसिमा कभी एक दूसरे को तो कभी सिद्धू को देखते। कुछ ही देर में बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई किसी को बहुत तड़पा तड़पा कर मार रहा हो। अचानक ही तेज चल रही हवाओं ने बवंडर का रूप ले लिया था। वो सब एक कमरे की खिड़की से देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लाल आंखों वाला साया बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। तभी अचानक आशिमा की नजरें वहीं घूमते हुए एक इंसान पर गई। आशीष, वो देखो, ये वो प्रभात है ना? आशिमा चौंकते हुए बोली। अरे हाँ, ये तो प्रभात है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? यह कहते हुए आशीष जैसे ही उसे आवाज लगाने लगा, वैसे ही सिद्धू ने उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं भाई जी, उसे आवाज मत लगाना, वरना वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी, सिद्धू उसका मुंह बंद करते हुए बोला। आशीष वैसे ही उसे देखता रहा। देखते ही देखते अचानक ही प्रभात के पीछे वो लाल आंखों वाला साया मंडराने लगा। ये देखकर आशिमा चिल्ला उठी, लेकिन आशीष ने उसका मुंह बंद कर दिया। तीनों बाहर की ओर ही देख रहे थे। अचानक ही उस उड़ते साये ने बाहर घूम रहे प्रभात को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। प्रभात जोर जोर से चिल्लाने लगा। आशीष और आसिमा मजबूर बने उसे देखते रहे। उस चुड़ैल ने प्रभात को जोरों से जमीन पर पटक दिया। खून के फव्वारे के साथ पूरी पहाड़ियों में भयंकर चित्कार गूंज उठी। चित्कार सुन वो दोनों अंदर तक कांप गए थे। प्रभात को जमीन पर पटकने के बाद वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसका एक हाथ उखाड़कर वहीं बैठकर खाने लगी। प्रभात अभी भी जिंदा ही था और दर्द के मारे कहरा रहा था। उस चुड़ैल ने उसके सारे कपड़े फाड़ डाले और उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। प्रभात की कराहने की आवाज चीखों में बदलकर पूरी पहाड़ियों में गूंजने लगी थी।
ये देखकर आशीष से रहा नहीं गया और वो भागते हुए घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसे देख उसके पीछे पीछे आसिमा और सिद्धू भी चले गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? आशीष उस चुड़ैल के लगभग पास पहुंचते हुए बोला। खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी, यहाँ कोई आदमी नहीं बचेगा। यह कहते हुए एक भयंकर आवाज के साथ उड़ते हुए आशीष के पास पहुंच गई और उसे भी बालों से पकड़कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके सर पर बहुत बुरी सी चोट लग गई थी। वो चुड़ैल कुछ करे उससे पहले ही वहां आसिमा आ गई और उसे उठाकर अपने साथ लेकर घर की तरफ भागी। ये देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। वो चुड़ैल भयंकर रूप से चिल्लाती हुई उन दोनों के पीछे उड़ते हुए आने लगी थी। आशीष और आसिमा दौड़ते दौड़ते सिद्धू के घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। उसके घर के दरवाजे पर भी नालेबा लिखा हुआ था। चुड़ैल उस दरवाजे पर पहुंची और बहुत जोर से चिल्लाती हुई वहां से गायब हो गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको दोनों कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की तीसरी कहानी।